नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं बिजनेस हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। ओएनडीसी डिजिटल बुनियादी ढांचे के प्रवर्तक के रूप में अपनी भूमिका को करेगा सीमित। सर्किट टू सर्किट इंफ्रास्टॉक अपने जीवन के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। इंफ्रामार्केट ने आरडीसी कंक्रीट में $20 मिलियन में 10% हिस्सेदारी बेची। एज इंफ्रा इंजीनियरिंग को एनटीपीसी से परिवहन अनुबंध मिला। अमृतकाल में भारत जल्द ही बन जाएगा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। सेल्सियस एमडी ने कहा, हमारी योजना 2024 तक $20 बिलियन जुटाने की। ऑर्डर मिलने के बाद सालासर टेक्नो के शेयरों में 7% का आया उछाल। केपीआईएल के ट्रांसमिशन और वितरण व्यवसाय को 1564 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले। असम में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भवन के निर्माण के लिए बोलियां की गई आमंत्रित। एज इंफ्रा इंजीनियरिंग ने एनएचएआई से 1303 करोड़ रुपए का अनुबंध किया हासिल। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए एआईआईबी ने एफएओ के साथ की हिस्सेदारी। एपीएससी ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक 2024 में एक स्थिर आर्थिक विकास दृष्टिकोण को है दर्शाता। अब खबरें विस्तार से। मुख्य व्यवसाय अधिकारी शिरीष जोशी ने कहा कि डिजिटल कॉमर्स और के लिए सरकार समृद्ध ओपन नेटवर्क यानी ओएनडीसी नेटवर्क प्रतिभागियों के विकास का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश जारी रखता है, लेकिन ये अंत डिजिटल बुनियादी ढांचे को प्रवर्तक के रूप में अपनी भूमिका को सीमित कर देगा। वास्तव में नेटवर्क पर छूट पहले से ही प्रति ऑर्डर 20% से 25% कम हो गई है और आगे बढ़ते हुए प्रतिभागियों को व्यवसाय चलाने की जिम्मेदारी उठानी होगी। ये पारदर्शिता करने के बाद कि नेटवर्क कार्यात्मक है, उपभोक्ताओं के पास वर्गीकरण और विकल्प है और उन्होंने कहा कि नेटवर्क प्रतिभागियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और वे अब कार्यभार संभालने जो कि स्थायी दृष्टिकोण होगा कि उन्हें स्वयं व्यवसाय चलाने और निर्माण करने का प्रयास शुरू करना चाहिए। उनके अपने मॉडल हैं, जोशी ने बताया। जोशी ने आगे कहा कि नेटवर्क प्रतिभागियों के साथ वे तेजी से पृष्ठभूमि में चले जाएंगे। ओएनडीसी आमतौर पर नेटवर्क पर खरीदार और विक्रेता ऐप्स को मूल्य निर्धारित प्रोत्साहन प्रदान करता है, जो उपभोक्ताओं को छूट देने सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए इनका उपयोग करते हैं। हम प्रोत्साहन पर अनुकूलन कर रहे हैं, उन्होंने कहा। एक बार जब नेटवर्क एक निश्चित पैमाने पर पहुंच जाएगा तो उनकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी, उन्होंने आगे कहा। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयर पिछले 2 सप्ताह से तेजी में है। बेस बिल्डिंग मोड में रहने के बाद ये मल्टी बैगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक बेस बिल्डिंग मोड से बाहर आया है और बीएसई पर लगभग ₹138 प्रति शेयर से स्तर पर आ गया है। बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये सर्किट टू सर्किट स्टॉक पिछले लगातार 7 सत्रों से अपर सर्किट मार रहा है। हालांकि ऐसा लगता है कि मल्टी बैगर स्टॉक में अभी भी तेजी से कुछ संभावना है। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयर मूल्य आज उल्टा खुला है और घंटी बजने के कुछ ही सेकंड के भीतर 5% का अपर सर्किट लग गया। अपर सर्किट मारने के बाद ये मल्टी बैगर सर्किट टू सर्किट स्टॉक बीएससी पर एक 222.85 रुपए के नए शिखर पर चढ़ गया। पिछले एक महीने में ये मल्टी बैगर स्टॉक लगभग ₹145 से बढ़कर ₹222.85 के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान इसमें 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले 6 महीनों में ये सर्किट टू सर्किट स्टॉक ₹152 से ₹222.85 प्रति शेयर स्तर पर बढ़ गया है, जो 45% तक बढ़ गया है। एज इंफ्रा इंजीनियरिंग को एनटीपीसी रामागुंडम से एनएचएआई सड़क निर्माण परियोजनाओं तक तालाब की राख के परिवहन का ठेका मिला है। अनुबंध 1 वर्ष के लिए वैध है और अगले 6 महीनों तक बढ़ाया जा सकता है और इसका मूल्य ₹36
20 करोड़ है और एजिंफ्रा का स्टॉक सोमवार को एनएसई पर 2.13% की गिरावट के साथ रुपए 844 पर बंद हुआ, जबकि एनटीपीसी का स्टॉक एनएसई पर 2.21% की बढ़त के साथ 274.90 रुपए पर कारोबार कर रहा था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को कहा कि 2047 तक उन्नत अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने की राह पर भारत अमृत काल की शुरुआत में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को 2027 से 2028 में तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी के साथ 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का अनुमान लगाया है। उन्होंने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि मजबूत रुपए की मदद से 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य पार किया जाएगा, जो व्यापक आर्थिक स्थिरता के परिणाम स्वरूप होगा। चौधरी ने आगे कहा कि सरकार ने 2047 तक एक उन्नत अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इस प्रक्रिया में ये अमृतकाल की शुरुआत में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2022 से 2023 के अंत में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वरूप बोस ने एक साक्षात्कार में कहा कि कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स कंपनी यानी कि सॉलिसिस इंडिया ने अपनी विस्तार योजना के वित्तपोषण के लिए लगभग $20 मिलियन जुटाने के लिए संभावित निवेशकों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। उन्होंने आगे कहा कि हमने इस साल की शुरुआत में अपनी सीरीज ए फंडिंग बंद कर दी थी, जहां हमने 100 करोड़ रुपए जुटाए थे और हमने अभी सीरीज बी के बारे में बात करना शुरू किया है। उन्होंने आगे कहा कि इसमें 6 से 8 महीने लगेंगे। हम कुछ फंडिंग के साथ फंडिंग के अगले दौर के अंतिम रूप देने के पर विचार कर रहे हैं। जिन संभावित निवेशकों से हम बात कर रहे हैं और वे लगभग 8 से 10 महीनों में बंद हो जाने चाहिए। ये एक आधिकारिक श्रृंखला को समापन होगा, बोस ने कहा। बोस ने आगे कहा कि धन का उपयोग टीम के विस्तार के लिए किया जाएगा। जब से हमने धन जुटाया है, हमारी टीम लगभग 2 गुनी हुई है और हमने कई क्षेत्रों में विस्तार किया है। हमने नए ट्रांसपोर्टर चैनल खोले हैं और हम छोटे ट्रांसपोर्टरों को उनकी वृद्धि के लिए समर्थन देने में सक्षम हुए हैं, बोस ने कहा। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयरों में सोमवार को शुरुआती कारोबारी सत्र के दौरान लगभग 7% की वृद्धि हुई, जब कंपनी ने तमिलनाडु में इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण का ऑर्डर जीतने की घोषणा की। इसी के साथ साथ कंपनी ने शुक्रवार को एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए इसकी जानकारी दी। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग को तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 364 करोड़ रुपए का ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा। इसमें कहा गया है कि अनुबंध टर्न की मोड में घाटे में कमी के काम के निष्पादन पर केंद्रित है। ये अनुबंध सालासर टेक्नो के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर का संकेत देता है, जिसमें तमिलनाडु के एरोड जिले में बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक कार्य शामिल है। इसमें कहा गया है कि उपरोक्त अनुबंध ऑर्डर बुक को और मजबूत करता है और 36 महीनों के भीतर पूरा होने की भी इसकी पूरी उम्मीद है, जिससे स्वास्थ्य मार्जिन प्राप्त होगा। घोषणा के बाद सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग के शेयरों में सोमवार को 7% बढ़ोतरी हुई और 55.01 रुपए इसमें बढ़त हुई, जिसका कुल बाजार पूंजीकरण 1700 करोड़ रुपए के करीब है। शुक्रवार को पिछले कारोबारी सत्र में ये शेयर 51.11 रुपए पर बंद हुआ था। ये शेयर 52 सप्ताह के निचले स्तर पर 36 से 50% से अधिक ऊपर है। कल्पतारू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड यानी कि KPIL और इसकी अंतर्राष्ट्रीय शाखाओं ने भारत और विदेशी बाजारों में 1564 करोड़ रुपए के नए TND ऑर्डर हासिल किए हैं। KPIL के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष मोहनोत ने कहा कि TND कारोबार में ऑर्डर प्रवाह और टेंडर पाइपलाइन दोनों के मामलों में मजबूत वृद्धि देखी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में TND व्यवसाय KPIL के लिए महत्वपूर्ण विकास चालक होगा। जिसके अतिरिक्त TND ऑर्डरों में भारत, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और स्वीडन में हमारी ऑर्डर बुक को मजबूत किया गया है।
केपीआईएल पावर ट्रांसमिशन और वितरण भवन और कारखाने, जल आपूर्ति और सिंचाई, रेलवे, तेल और गैस पाइपलाइन, शहरी गतिशीलता, राजमार्ग और हवाई अड्डों में लगी सबसे बड़ी विशिष्ट ईपीसी कंपनियों में से एक है। केपीआईएल वर्तमान में 30 से अधिक देशों में परियोजनाएं निष्पादित कर रहा है और 70 से अधिक देशों में इसकी वैश्विक पहुंच है। इसी के साथ साथ केपीआईएल ने अपने सभी प्रमुख व्यवसायों में मजबूत संगठनात्मक क्षमताओं, बेहतर तकनीकी जानकारी और सर्वोत्तम स्थिरता मानकों के पालन के कारण नेतृत्व की स्थिति बनाए रखी है। लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी असम ने इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ईपीसी मोड पर पीएम डिवाइन स्कीम के तहत राज्य के शिवसागर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और साथ ही साथ अस्पताल के निर्माण के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। कार्य के दायरे में स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, मिट्टी की जांच, वास्तुशिल्प चित्र तैयार करना, विस्तृत कामकाजी चित्र, संरचनात्मक डिजाइन और इमारतों के चित्र आवश्यक सेवाएं शामिल हैं। इसी के साथ साथ ईएनएम कार्यों के तहत विशेष कार्य के घटकों में सभी विद्युत फिटिंग, जल आपूर्ति, पंप, सबस्टेशन, एएमएफ पैनल के साथ डीजी सेट, बिजली संरक्षण, आग का पता लगाने, यूपीएस, लिफ्ट, एयर कंडीशनिंग, प्रकाश व्यवस्था और अन्य स्थित विद्युत स्थापनाएं शामिल हैं। इमारतों को 3 सितारा गृह रेटिंग प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध और पंजीकृत किया जाना है। सभी स्थानीय निकायों, राज्यों और केंद्रीय प्राधिकरणों और नगर निगमों से अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त करना भी इस अनुबंध के दायरे में है। पूरा होने का समय 24 महीने है और इसमें 12 महीने के दोषदयता अवधि के साथ संचालन और रखरखाव कार्य भी शामिल है। इसकी बोली जमा करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2024 है। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने शुक्रवार 1 दिसंबर को घोषणा की कि उन्हें 6 लेन ग्रीनफील्ड वाराणसी रांची कोलकाता राजमार्ग के निर्माण के लिए एनएचएआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से एलओए लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये परियोजना झारखंड में भारतमाला परियोजना के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल पैकेज 10 पर विकसित की जाएगी। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग ने 35 किलोमीटर राजमार्ग के लिए 1303.11 करोड़ रुपए की बोली की पेशकश की, जबकि एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने शुक्रवार 1 दिसंबर को घोषणा की कि उन्हें 6 लेन ग्रीनफील्ड वाराणसी रांची कोलकाता राजमार्ग के निर्माण के लिए एनएचएआई से एलओए प्राप्त हुआ है। ये परियोजना झारखंड में भारतमाला परियोजना के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल पर विकसित की जाएगी। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग ने 35 किलोमीटर राजमार्ग के लिए 1303.11 करोड़ रुपए की बोली की पेशकश की, जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया, जबकि एनएचआई ने परियोजना का अनुमान 998.36 करोड़ लगाया था। इस परियोजना के 730 दिनों के भीतर पूरा होने का भी पूरा अनुमान है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि एआईआईबी और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन एफएओ ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो कृषि खाद्य प्रणालियों को बदलने में ग्रामीण बुनियादी ढांचे, प्रकृति संसाधन प्रावधान और जलवायु लचीलेपन में निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है। दोनों संगठन विशेष रूप से सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने में देशों की मदद करने पर सहयोग करेंगे। एआईआईबी और एफएओ बुनियादी ढांचे के निवेश में सहयोग के अवसरों का पता लगाएंगे, जो जल संसाधन प्रावधान और कृषि और सिंचाई उत्पादकता, रसद और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और लचीलेपन में सुधार करते हैं। दोनों संगठन डिजिटल समाधानों और नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो दक्षता और उत्पादकता और तैयारियों को बढ़ाते हैं। कमजोर समूहों की सामाजिक विकास आवश्यकताओं और लैंगिक मुद्दों को संबोधित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं एआईआईबी के अध्यक्ष और निदेशक मंडल के अध्यक्ष जिन लिकोन ने कहा कि एआईआईबी और एफएओ सतत विकास के माध्यम से मानव समृद्धि को साकार करने के हमारे दृष्टिकोण से एकजुट है। ये साझेदारी भविष्य के लिए टिकाऊ बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए मिलकर काम करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथ ही साथ एफएओ के साथ साझेदारी करके ये विकास क्षेत्र में संसाधनों और विशेषज्ञता के कुशल और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
एपीएससी परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए न्यूट्रल फिच रेटिंग्स का सेक्टर दृष्टिकोण 2024 में एक स्थिर आर्थिक विकास दृष्टिकोण को दर्शाता है, जबकि ईंधन की कीमतों में वृद्धि और उच्च ब्याज दरों से दबाव का जोखिम बना हुआ है। क्षेत्र में लचीली मांग यातायात और नकारात्मक प्रभाव को कम कर देगी। दबी हुई मांग को कमी आने से हवाई अड्डा क्षेत्र को फायदा हो रहा है। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि 2024 की दूसरी छमाही में विकास में गिरावट आएगी। उन्होंने आगे कहा कि नवीनतम वैश्विक आर्थिक आउटलुक बड़ी एपीएससी अर्थव्यवस्थाओं में स्थिर आर्थिक विकास और स्थिर मुद्रास्फीति का अनुमान लगाता है। उन्होंने आगे कहा कि हम कुछ बाजारों में विनिर्माण गतिविधियों में मंदी का अनुमान लगाते हैं, लेकिन लचीले उपभोक्ता खर्च और परिवहन सुविधाओं की आवश्यक प्राकृतिक वॉल्यूम आधारित परिसंपत्तियों पर प्रभाव को सीमित करने के लिए है। पूंजीगत गतिविधियां ऊंची बनी हुई हैं। लंबी अवधि में मजबूत बुनियादी सिद्धांत एपीएससी में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने जारी रखेंगे, लेकिन प्रायोजक निवेश निर्णयों में अधिक सतर्क हो सकते हैं क्योंकि निर्माण लागत बढ़ रही है और वित्त लागत ऊंची बनी हुई है। एपीसी वर्ल्ड न्यूज के बिजनेस हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एपीसी वर्ल्ड न्यूज। मुझे मेघा चंदन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।